Good morning, students. I hope you are all well. We were doing Unit 3, Planning and Organizing. We have already done what is the planning and how we done it and what are the project planning. ठीक है, अब हम आज उसके components पढ़ेंगे. एक तो 3 components मैंने आपके syllabus में है, एक project planning, एक strategic planning और एक operational planning. प्रोजेक्ट प्लानिंग हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, उसकी जरूरत क्यों है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब हमने देख लिया था. आज हम पढ़ेंगे स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या होता है. ठीक है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, स्ट्रैटेजी क्या मतलब होता है, एक एफिशिएंट, एक लॉन्ग टर्म, एक गोल ओरिएंटेड जो चीज होती है, प्लान जो होता है, एक सिस्टमैटिक प्लान, उसको स्ट्रैटेजी कहते हैं. ठीक है, तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या है? स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इज अ फ्यूचर ओरिएंटेड एक्टिविटी. आप पारदर्शिता हो, मतलब आप दूर की देख पा रहे हो, आप दूर की समझ पा रहे हो कि मैंने अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को देखा, मैंने अपना माइक्रो एनवायरनमेंट, मैक्रो एनवायरनमेंट को देखा और मुझे समझ आ रहा है कि फ्यूचर में गवर्नमेंट ये लॉज चेंज कर सकती है या इस प्रोडक्ट का डिमांड अभी कम हो रहा है, तो मुझे न्यू प्रोडक्ट लाना पड़ेगा अपने बिजनेस में या फिर मुझे इनोवेशन लाना पड़ेगा. दैट इज अ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग. यू आर future oriented towards your business activities. You are able to foresee what are the benefits you can get, what are the strengths, what are your opportunities, what are your weaknesses. You are able to find out that. So strategic planning क्या है? एक future oriented activity है which tends to determine the organizational strategy and used to set priorities, which is undertaken by top level management. Strategic planning कौन करते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट. ठीक है, एक हायरार्की में सबसे ऊपर टॉप मैनेजमेंट होता है, देन मिडिल मैनेजमेंट होता है, देन लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है. ठीक है, तो ये जो ऊपर के टॉप है वही टॉप मैनेजमेंट, वही स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं. जो सीईओज हो गए या मैनेजिंग डायरेक्टर्स हो गए, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, it aims to determine the direction, goal and strategy of a business and to decide the future course of action. Strategic planning का ओवरऑल क्या है? आपको एक डायरेक्शन देते हैं. ठीक है, कि इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को किस डायरेक्शन में लेकर जाना है, हमें एक्सपेंशन करना है या डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स करना है, हमें किस नीश मार्केट को टारगेट करना है या हमें एक होल मार्केट को टारगेट करना है. These kind of direction, goal and strategy of business are decided through strategic planning. ठीक है, आपका फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, आप फ्यूचर में क्या करेंगे, आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में किस तरीके से देख रहे हैं, आप अपने आप को कैसे पोजीशनिंग करेंगे मार्केट में इन द आईज ऑफ कस्टमर्स. ये जो कोर्स ऑफ एक्शन है, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन आर डन थ्रू स्ट्रैटेजिक प्लानिंग. इज दैट क्लियर? ओके, that this planning is not made just for particular department or unit but covers the entire operations of the organization. Strategic planning एक particular unit के लिए तो होता ही है. ठीक है, आप बाद में पढ़ेंगे. फॉर एग्जाम्पल अब जब मास्टर्स करेंगे, मास्टर्स इन कॉमर्स करेंगे, तब आप देखेंगे कि एक पूरा सब्जेक्ट है स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. तो वहां पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को किस तरीके से स्ट्रैटेजिकली मैनेज करना है ह्यूमन रिसोर्स को, वो एक पूरा एक आपका सब्जेक्ट है. ठीक है, तो हर एक डिपार्टमेंट में स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की जरूरत पड़ती है. ठीक है, वेदर इट इज योर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और योर फाइनेंस डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, इन एवरीवेयर नाउअडेज जो डायनामिक एनवायरनमेंट है उसके वजह से स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इज वेरी वाइटल. ठीक है, लेकिन जो टॉप मैनेजमेंट का रोल है यहाँ पर, जो हम प्लानिंग में पढ़ रहे हैं स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, वो टॉप मैनेजमेंट करते हैं और वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के ब्लूप्रिंट को देखते हैं, वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस को देखते हैं. ठीक है, सो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या है? एक ब्लूप्रिंट है टू परस्यू द ऑर्गेनाइजेशनल विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, ये एक ब्लूप्रिंट है ऑर्गेनाइजेशनल के विजन की तरफ, मिशन की तरफ और ऑब्जेक्टिव्स. अब ब्लूप्रिंट क्या होता है? ब्लूप्रिंट होता है जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं. ठीक है, तो आपको एक मेन्यू कार्ड दिया जाता है कि इस रेस्टोरेंट में ये these all are food items are available, you can order among them. ठीक है, तो एक ब्लूप्रिंट है कि क्या क्या बन सकता है, क्या क्या है. ठीक है, वैसे ही सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन में भी एक ब्लूप्रिंट बनाया जाता है कि हमारा विजन क्या है, हमारा लॉन्ग टर्म गोल क्या है, हमारा शॉर्ट टर्म गोल क्या है,
हम अपने आप को किस मार्केट में अपने आप को पोजिशनिंग कर रहे हैं, ये सारे जो एक ऑब्जेक्टिव्स है, हमारे जो सारे डायरेक्शंस, गोल, स्ट्रेटेजी है, वी ऑल राइट डाउन इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट, उसको हम ब्लूप्रिंट कहते हैं फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। कॉम्प्रिहेंसिव क्यों? क्योंकि ये सारे जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, वेदर इट इज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट के प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर रहे हैं एंड एज अ होल ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर ओरिएंटेशंस कर रहे हैं कि उनका क्या प्लान है एज अ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसलिए एक कॉम्प्रिहेंसिव है और एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। इंटेलेक्चुअल मतलब बहुत सारा इंटेलिजेंस इसमें लगा हुआ है। जो लोग, जो टॉप मैनेजमेंट इसको ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर रहे हैं, दे आर वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन। ठीक है, तो दिस इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस which examines the micro and macro environment of the business to determine the SWOT of the business. Micro and macro environment I have already taught you, right? Micro environment में कौन-कौन आते हैं? आपके employees आते हैं, और micro environment is within your organization, right? So आपके organization के अंदर कौन आएंगे? आपके investors आएंगे, आपके employees आएंगे। ठीक है, so आपको comprehensive examine करना है आपका micro environment and macro environment. Macro environment मतलब outside your organization, that is your customers, your in the micro environment is shareholders, and in macro environment is investors, your debenture holders. ठीक है, so customers, इन सबको उनकी क्या डिमांड है, वो आपकी कंपनी को किस तरीके से देख रहे हैं, आपकी कंपनी की गुडविल इंक्रीज हुई है नहीं, ये सब कुछ एग्जामाइन करके comprehensive intellectual process है, and it helps to determine what are your strengths, weaknesses, opportunities and threats. SWOT का full form है strengths, S for strengths, W for weakness, O for opportunities and T for threats. ठीक है, तो आप as a strategic प्लानर क्या कर रहे हैं? आप माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट को एग्जामाइन कर रहे हैं थ्रू अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटेलेक्चुअल प्रोसेस टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स ऑफ योर बिजनेस। ठीक है, सो इट कैन बी कॉल्ड एज एन एनालिटिकल प्रोसेस। एनालिटिकल मतलब जहां पर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स इन्वॉल्व है। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स मतलब जहां पर कैलकुलेशंस इन्वॉल्व है, जहां पर आपको स्ट्रैटेजिकली सोचना पड़ रहा है, जहां पर आपको इंटेलेक्चुअली सोचना पड़ रहा है। बहुत सारे एनालिटिक्स इस पर निर्भर कर रहे हैं कि क्या आपका साइकिल, प्रोडक्शन साइकिल रहा है। ये सब जो एक कॉम्प्रिहेंसिव थिंग दैट मेक्स इट अ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। ओके, तो एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या है? फॉर एग्जाम्पल कोई FMGC बिस्किट कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए पार ले लीजिए ब्रिटानिया ले लीजिए। तो वो क्या चाहते हैं कि इस साल 2022-23 के जो टर्म है उसमें मैं ये चाहता हूँ एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मेरा अभी तक मार्केट शेयर 35% था, लेकिन मैं चाहता हूँ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक मेरा मार्केट शेयर 55% हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? एज अ ऑर्गेनाइजेशन क्या करूंगी? मैं ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट चाहूंगी। कैसे? मैं देखूंगी कि मेरा प्रोडक्ट क्यों कस्टमर को पसंद आ रहा है, दैट इज माय स्ट्रेंथ, क्यों पसंद नहीं आ रहा है, दैट इज माय वीकनेसेस, उनको मैं एनालाइज करूंगी। साथ ही साथ मैं ये देखूंगी कि मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज आ रही है, क्या जो कस्टमर्स है उनका टेस्ट प्रेफरेंसेस कहीं दूसरी तरफ डाइवर्ट हो रहा है कि नहीं। ठीक है, जैसे उनको कोई चॉकलेट फ्लेवर या कुछ डिफरेंट फ्लेवर्स तो पसंद नहीं आ रहे इन बिस्किट्स, और मेरे जो थ्रेट्स है, जो कंपटीटर्स है, वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, ये सबको मैं अच्छी तरह परखूंगा एज अ स्ट्रैटेजिक प्लानर एंड विल ट्राई टू capture my share from 35% to 55%. That is a strategic planning, and the steps I will take for this planning is called a strategic planning. Okay, साथ ही साथ मैं pestle analysis भी करूंगी। pestle analysis क्या होता है? Political, P for political, E for economic, S for social, T for technological, L for legal and E for environment. पॉलिटिकल मतलब कोई गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस या फिर गवर्नमेंट चेंज हो रहा है, उसके वजह से कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है कि नहीं मेरे ऑर्गेनाइजेशन में। इकोनॉमिक मतलब डिमांड सप्लाई कितना अच्छा है, ठीक है, इन्फ्लेशन हो रहा है कि नहीं, ये सब मैं देखूंगी एज अ स्ट्रैटेजिक प्लानर इन इकोनॉमिक
थ्रू पेस्टल एनालिसिस, फिर सोशल, ठीक है, उसके बाद टेक्नोलॉजिकल, कोई टेक्नोलॉजी के थ्रू चेंजेस आ पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है, इस बिस्किट बनाने में कोई टेक्नोलॉजी अगर मैं लेकर आ रहा हूँ तो इससे मेरी कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, कॉस्ट अगर रिड्यूस होगी तो मैं प्राइस भी कम दाम में दे पाऊंगा कस्टमर को। तो जो पहले 10 रुपीज में दे रहा था मैं एज MRP, वो मैं अभी 8 रुपीज करके दे पाऊंगा। अगर 8 रुपीज करके दे पा रहा हूँ तो लोग और अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो हेंस द मार्केट शेयर विल ऑटोमेटिकली विल इंक्रीज, ठीक है। तो मैं टेक्नोलॉजी में भी कोई चेंजेस ला सकता हूँ या नहीं, ये भी मैं देखूंगा थ्रू पेस्टल एनालिसिस, ठीक है। साथ ही साथ मैं लीगल एनवायरमेंट कंडीशंस को भी देखूंगी कि एनवायरमेंट में कोई चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं, उसकी वजह से मेरी जो कंपनी है या फिर मेरा जो प्रोडक्ट है उसमें कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है कि नहीं, कोई लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि नहीं। सोशल में ये है कि लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस क्या है, कुछ वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस तो नहीं आ रहा। दीज ऑल एनालिसिस आर कम अंडर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ओके, इज दैट क्लियर? Let's come to the next component, that is operational planning, ठीक है। ऑपरेशनल प्लानिंग क्या है कि आप ऑपरेशन क्या होता है, आपकी जो डे टू डे एक्टिविटीज होते हैं बिजनेस में उसको ऑपरेशंस कहते हैं, ठीक है। जैसे आपका डे टू डे एक्टिविटीज, एक फैक्ट्री को रन करने के लिए लेबर को इस मशीन में इतने आवर्स काम करने हैं, ठीक है, सो दैट इज द ऑपरेशंस। या फिर राम को, फॉर एग्जांपल एक लेबर है, राम को एक बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले रैपर बनाना पड़ता है। उस रैपर के लिए कितने लेबर आवर्स की जरूरत है, उसमें क्या क्या उसको प्रोसीजर करने पड़ेंगे, दैट कम्स अंडर द ऑपरेशंस। ओके, so the process which determines the day-to-day activities of a business in pursuit of strategically plans is known as operational planning. ऑपरेशन सब कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए ऑपरेशन सभी कर रहे हैं, ठीक है। From the lower level of management to top level of management, everyone is doing their part of operations, right? तभी उनको सैलरी मिल रही है, तभी उनको रेम्युनरेशन मिल रहा है, ठीक है। तो वो ऑपरेशनल प्लानिंग जो कि स्ट्रैटेजिकली हो, जो कि सोचे कि ऐसे करके ऑपरेशनल प्लानिंग करना है कि मैं अपने कंपटीटर्स से, मेरी ऑर्गेनाइजेशन मेरे कंपटीटर्स से एक अच्छे बेटर प्लेस में हो। मतलब द अल्टीमेट मोटिव इस क्या है कि आपका मार्केट शेयर इंक्रीज हो। मार्केट शेयर आपका कब इंक्रीज होगा, जब आपके विद इन ऑर्गेनाइजेशन आपके ऑपरेशंस बहुत प्रॉपरली अकम्प्लिश्ड हो रहे हैं, आपके जो ऑपरेशंस है वो प्रॉपरली प्लान्ड है, ठीक है। तो दैट इज योर ऑपरेशनल प्लानिंग, कि मैंने स्ट्रैटेजिकली इतना अच्छा डे टू डे एक्टिविटीज को मैनेज करके रखा है, एक सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं मेरे एम्प्लॉयज, तब जाकर वो एक स्ट्रैटेजिकली एक प्लानिंग क्रिएट होता है, ऑपरेशनल प्लानिंग क्रिएट होता है, ठीक है। So it is done to complement and support the strategic planning to accomplish the organizational goals. जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है उसका ही कंपोनेंट है ऑपरेशनल प्लानिंग। ऑपरेशनल प्लानिंग आप अगर स्ट्रैटेजिकली करेंगे देन ओनली यू कैन अचीव दैट स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। ओके, तो ऑपरेशनल प्लानिंग बेसिकली क्या है, जो आपके ऑपरेशंस है, ठीक है, कि कौन डे टू डे एक्टिविटीज की क्या करेगा, किसका क्या एक्टिविटी है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, these all are comes under the purview of operational planning, ठीक है। So in this process, short-term objectives of the company that are in alignment of strategic goals are determined and mean to achieve those objectives are also found. ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर जो हमारे शॉर्ट रन ऑब्जेक्टिव्स हैं, फॉर एग्जाम्पल मंथ में हमें फॉर एग्जाम्पल 100 किलोज हमें बिस्किट्स प्रोड्यूस करने हैं, तो 100 किलो अगर हमें बिस्कुट प्रोड्यूस करने हैं तो हमें पर डे कितना करना पड़ेगा वो हम डिटरमाइन करेंगे। साथ ही साथ पर डे अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से 10 टन्स हमें 10 किलोस हमें बिस्किट्स प्रोड्यूस करने हैं, तो वो 10 किलोस में अगर मॉर्निंग शिफ्ट में कितना किलो प्रोड्यूस होगा, आफ्टरनून शिफ्ट में कितना होगा, इवनिंग शिफ्ट में कितना होगा, नाइट शिफ्ट में कितना होगा, और किसका क्या रूल क्या काम है, क्या ऑपरेशंस है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, किसकी कब कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है, ये सब आता है ऑपरेशंस में। तो जो ऑपरेशंस को ढंग से प्लान करना है, एक
प्रॉपर वे में प्लानिंग दैट कम्स अंडर द पर्व्यू ऑफ ऑपरेशनल प्लानिंग। ओके, सो ये एक शॉर्ट रन ऑब्जेक्टिव है कि मंथ के एंड में मेरा ये टारगेट फुलफिल होना चाहिए, तो दैट फॉर दैट वी हैव टू डू ऑपरेशनल प्लानिंग। ठीक है, एंड इट इज मीन टू अचीव दोस ऑब्जेक्टिव्स, जो शॉर्ट रन ऑब्जेक्टिव्स है उसका ये जरिया है थ्रू ऑपरेशनल प्लानिंग। एक सिस्टमैटिक, एक प्रॉपर वे में आप अपने ऑपरेशंस को, डे टू डे एक्टिविटीज को एक प्रॉपर वे में करवा सकते हैं। ठीक है, middle level management performs the function of operational planning process. Under this planning, the organizational structure is clearly defined for specific line of authority. आपने क्लास 11th में बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट हायरार्की होती है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइन ऑफ चेन, डेलीगेशन, ये सब आपने पढ़े होंगे। फिर से आप इसी यूनिट में पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट क्लास, तो आपको ये सब चीजें पता है। तो ऑपरेशनल प्लानिंग का भी उसमें एक बड़ा महत्व है, रोल है कि इसमें आप डिटरमाइन करते हैं कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फिर किसकी क्या डे टू डे एक्टिविटीज है, ये सब मैनेज कौन करते हैं? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू डू द ऑपरेशनल प्लानिंग। ओके, this structure is then classified into various departments for which planning is to be performed individually while aligning the efforts with a long-term strategic plan to reach the organization vision. तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ऑपरेशनल प्लानिंग क्या है, कि एक पार्ट है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की। अगर आप मंथ का ऑपरेशनल प्लानिंग के टारगेट को आप अचीव कर रहे हैं, थ्रू ऑपरेशनल प्लानिंग आप टारगेट अचीव कर रहे हैं, देन अल्टीमेटली यू आर बेनिफिटिंग टुवर्ड्स अ स्ट्रैटेजिकल प्लानिंग, जो कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, जो कि कंपनी के विजन को अलाइन करता है, मतलब सक्सेसफुली फुलफिल करने की कोशिश करता है। ठीक है, सो नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ऑपरेशनल प्लानिंग? ऑपरेशनल प्लानिंग के फीचर्स क्या है? नंबर 1, objectives of each department need to be clearly defined. जो departments है, different departments है organization में, for example HR department, finance department, production department, marketing department, ये सारे जो departments है, distribution department, इन सब के अपने अपने operational heads होते हैं। ठीक है, वो operational heads जो है वो middle level management में आते हैं and they do the operational planning। ठीक है, तो वो हर एक डिपार्टमेंट के अपने अपने ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, उनको क्लियरली डिफाइन करते हैं एंड दे मेक श्योर कि किसकी क्या अथॉरिटी है, कौन किसको कितना काम डेलीगेट करेगा एंड किसका क्या डे टू डे एक्टिविटीज होंगी, एंड दस दिस ऑपरेशनल प्लानिंग कम्स इनटू इफेक्ट। ओके, नेक्स्ट फीचर इज अचीवमेंट ऑफ द डिजायर्ड रिजल्ट अकॉर्डिंग टू द प्रीडिटरमाइंड मेजर। आप अचीव करते हैं, आप अपने एम्प्लॉयज के थ्रू अचीव करवाने की कोशिश करते हैं। आपने जो ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए थे, जो आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए थे, जो आपने एक्टिविटीज अपने एम्प्लॉयज को दिए थे, टारगेट्स दिए थे, और एट द मंथ एंड वो सब कुछ अचीव करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप मिडिल लेवल मैनेजमेंट की होती है। ठीक है, एंड देन उन्होंने कितना अचीव किया एंड देन यू विल मेजर दैट थिंग। ओके, अचीवमेंट ऑफ डिजायर्ड रिजल्ट अकॉर्डिंग टू प्रीडिटरमाइंड मेजर्स, जो प्रीडिटरमाइंड थे और जो डिजायर्ड रिजल्ट थे उनको आप मेजर करते हैं कि कोई शॉर्टफॉल है कि नहीं या ज्यादा है कि नहीं। ओके, नेक्स्ट इज द एक्टिविटीज आर टू बी परफॉर्म एज डिसाइडेड। जो एक्टिविटीज आपने ऑपरेशनल प्लानिंग के थ्रू डिटरमाइन किए थे, जो डिफाइन किए थे, उसको आपको करवाना है, परफॉर्मेंस करवानी है थ्रू योर एम्प्लॉयज। नेक्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। आपको मेक श्योर करना है एज अ मिडिल लेवल मैनेजमेंट, एज अ ऑपरेशनल हेड, कि जो क्वालिटी है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है, जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स है, क्वालिटी ऑफ वर्क्स है, वो एज इट इज रह रहे हैं आपके प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो दीज आर द फीचर्स ऑफ ऑपरेशनल प्लानिंग। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेशनल गोल्स in the line with the objective to increase market share, the FMCG company's production department has started to increase production, whereas the marketing department is working on developing the competitive edge. Meanwhile, the packaging department is also raising the weekly targets to accommodate increased biscuits production and to cater the wider preferences of the customers. Okay, so मैंने क्यों कहा कि स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के अंदर आता है ऑपरेशनल प्लानिंग, कि ऑपरेशनल प्लानिंग शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स को कैटर करता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स जो है उस पर ध्यान देते हैं,
जैसे मंथ एंड में क्या होगा या क्वार्टरली क्या रिजल्ट आना चाहिए, तो वो। लेकिन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या है, एट द एंड ऑफ द ईयर और एट द एंड ऑफ द 5 years वैसा है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में हमने क्या स्ट्रैटेजी किया कि एट द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर हमारा मार्केट शेयर फ्रॉम 35% टू 55% हो जाना चाहिए, ठीक है। तो जब ये स्ट्रैटेजिक प्लानिंग हमने कर लिया है, तो ऑपरेशनल प्लानिंग कौन करता है, डिपार्टमेंटल हेड्स। तो डिपार्टमेंटल हेड्स ने क्या डिसाइड किया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने क्या डिसाइड किया कि हम प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर पहले ईयर में, प्रीवियस ईयर में अगर पर मंथ 10,000 टन्स बिस्किट्स प्रोड्यूस होते थे, कि इस बार हम 15,000 टन्स प्रोड्यूस करेंगे विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। ये किसने डिसाइड किया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एंड दैट इज थ्रू ऑपरेशनल प्लानिंग। सिमिलरली मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने कीपिंग इन माइंड द स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कि मार्केट शेयर इंक्रीज करना है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने क्या ऑपरेशनल गोल्स रखा कि हम मार्केटिंग इस तरीके से करेंगे कि बाकी जो हमारे कंपटीटर्स है उनसे ज्यादा अच्छा हो, एक कंपिटिटिव एज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सिमिलरली पैकेजिंग डिपार्टमेंट में क्या किया, ऑल्सो जो वीकली टारगेट्स है पैकेजिंग करने का बिस्किट्स का, वो भी उन्होंने इंक्रीज कर लिया, ताकि जो प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम 10,000 टन्स टू 15,000 टन्स उनको अकोमोडेट कर सके, ठीक है। सो ऐसे जब एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग हो जाता है, तो डिफरेंट ऑपरेशनल प्लानर्स जो है, डिफरेंट आपके जो डिपार्टमेंटल हेड्स है, वो डिसाइड करते हैं कि इसके अकॉर्डिंग कीपिंग इन अलाइनमेंट ऑफ द स्ट्रैटेजिक प्लानिंग हमें क्या क्या प्लान करना पड़ेगा, क्या क्या ऑपरेशनल प्लानिंग करना पड़ेगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? मैंने एग्जांपल से एकदम अच्छी तरह समझा दिया है। अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो चैट बॉक्स में आप लोग लिखिए, लेकिन क्लियरली लिखिएगा, ये मत लिखिएगा कि फिर से समझा दीजिए, ठीक है। मैं तोड़ कर अच्छे से समझा रही हूँ, आपको किस पॉइंट में प्रॉब्लम आ रहा है, यू आस्क दैट क्लियरली, ओके। Now let's come to the difference of strategic planning and operational planning, ठीक है। strategic spelling is wrong, sorry, STRATEGIC, ठीक है। तो मीनिंग क्या है, मीनिंग है द प्लानिंग ऑफ अचीविंग द विजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या है, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। तो जो स्ट्रैटेजी है वो किस तरह से बनाते हैं, कंपनी के लॉन्ग टर्म विजन मिशन को देखते हुए स्ट्रैटेजिक प्लानिंग किया जाता है टू अचीव दैट विजन एंड मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वेयरएज ऑपरेशनल प्लानिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस ऑफ व्हाट इज टू बी डन टू अचीव द टैक्टिकल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आवर बिजनेस। एक ऑपरेशनल प्लानिंग शॉर्ट टर्म प्लानिंग है, जहां पर आप 1 मंथ पहले या 2 मंथ पहले एडवांस में ही आप समझ लेते हैं, सोच लेते हैं कि क्या आपको करवाना है थ्रू योर एम्प्लॉइज, थ्रू योर लेबरर्स, ठीक है। तो टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, ओके। जैसे कि कहा कि स्ट्रैटेजिक प्लानिंग लॉन्ग टर्म है, ऑपरेशनल प्लानिंग शॉर्ट टर्म है। विजन क्या है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का, एक्सट्रोवर्ट है। एक्सट्रोवर्ट विजन मतलब एक पारदर्शिक, मतलब दूर की सोचते हैं, लॉन्ग टर्म है, एकदम अलाइन टू द विजन एंड मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और ऑपरेशनल प्लानिंग का जो विजन है वो थोड़ा इंट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट विजन का मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म, मतलब टू द पॉइंट, सिर्फ फॉर मंथ और क्वार्टरली वहां तक ही वो सोचते हैं, ठीक है। फिर वो जब अचीव हो जाता है, क्वार्टरली उनका टारगेट अचीव हो जाता है, नेक्स्ट फिर से ऑपरेशनल प्लानिंग वो स्टार्ट करते हैं। So this is very introvert vision of operational planning, and the strategic planning has an extrovert vision, okay। So strategic planning के creator कौन है, top management, and operational planning के creator कौन है, middle management। Similarly scope जो है strategic planning का wider scope है and operational planning का narrower scope है। wider scope क्यों है strategic planning का, strategic planning का scope wider इसलिए है क्योंकि आप long term सोच रहे हैं, आप आपका जो थिंकिंग है वो बियॉन्ड योर शॉर्ट टर्म गोल्स, ठीक है। आप एकदम अलाइन कर रहे हैं आपके विजन को, मिशन को, आप अपने कंपनी को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को आप एक मार्केट शेयर आप इंक्रीज कर रहे हैं या फिर डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारा फाइनेंस इंक्लूड है, जिसमें हर एक डिपार्टमेंट का रोल इन्वॉल्व है। तो ये एक वाइडर स्कोप है, ठीक है। बट ऑपरेशनल प्लानिंग इज स्पेसिफिक टू योर पर्टिकुलर ऑपरेशनल डिपार्टमेंट। जो आपके डिपार्टमेंट से, फॉर एग्जांपल अगर एचआर डिपार्टमेंट है या फिर आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, पैकेजिंग डिपार्टमेंट है,
जो भी आपके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स है वहां तक ही सीमित है, ठीक है। Changes are usually not effected frequently, only at the time of changes in external environment. जो strategic planning में जो आपने अगर एक साल बाद आप अपनी कंपनी को इस पोजीशन में देखना चाहते हैं, इसके लिए आपने ये रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड प्लान्स आपने लेट डाउन कर लिया है, उसके बाद ज्यादा चेंजेस लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बस तब लाने की जरूरत पड़ती है जब अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस आए होते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट लाइक आपकी कोई लीगल लॉज चेंज हुए, कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आ गया है, या फिर कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ गया। दैट्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, देन यू हैव टू चेंज योर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, राइट? क्योंकि आपको अपने अपॉर्चुनिटीज थ्रेट्स भी देखने पड़ेंगे। अपॉर्चुनिटीज थ्रेट्स अगर आप नहीं देखेंगे तो आप you will become not a profit earning organization, ठीक है। Operational planning में frequent changes, modifications, alterations to meet the objectives timely. Plans change after each achieved goals, ठीक है। Frequent changes, modifications, alterations की जरूरत पड़ती है in operational planning। क्यों? Frequent changes जैसे मैंने टारगेट रखा है, फॉर एग्जाम्पल इस मंथ के एंड में मेरा 15,000 टन्स बिस्किट्स प्रोड्यूस होने चाहिए, ठीक है, इन अलाइनमेंट ऑफ द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, जहां पर मार्केट शेयर 35% से 55% करना था मुझे। तो अगर मुझे वो अचीव करना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने देखा कि अब तक पहले 10,000 यूनिट्स बन रहे थे, तो डे 1 में मैंने देखा कि उतनी एफिशिएंसी नहीं है इन द एम्प्लॉइज। तो पहले मैंने सोचा था कि डे 1 का टारगेट 15,000 पैकेट्स बनाना था, लेकिन जो एम्प्लॉइज हो दे आर ओनली एबल टू अचीव द टारगेट ऑफ 11,000। तो अब मैंने नेक्स्ट डे के लिए क्या कर दिया, मैंने उसको 12,000 टारगेट रख दिया, ठीक है। तो मैंने ये मॉडिफिकेशन किया, ऑल्ट्रेशन किया, फ्रीक्वेंट चेंजेस किया अकॉर्डिंग टू द आउटपुट एंड एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉइज, ठीक है। तो ऑपरेशनल प्लानिंग में फ्रीक्वेंट चेंजेस हो सकते हैं। साथ ही साथ फॉर एग्जांपल मैंने अगर ऑपरेशनल प्लानिंग फॉर क्वार्टरली किया है या मंथली बेसिस पे किया है, उस मंथ का एंड होने के बाद मैं फिर से न्यू टारगेट अचीव करने के लिए मैं एक फिर से ऑपरेशनल प्लानिंग करूंगी। सो देयर आर फ्रीक्वेंट चेंजेस इन ऑपरेशनल प्लानिंग, बट देयर आर लेस चेंजेस इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। Now let's come to the outlook. Planning of vision, mission and objectives are there in strategic planning, whereas planning of day-to-day operational complementing activities are there in the operational plan. ठीक है? Now let's move to the next topic, which is decision making process. Decision making क्या होता है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि प्रोडक्ट कैसा होगा, उसकी पैकेजिंग कैसी होगी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ आपके पास डिसीजन लेने के मौके होंगे, डिसीजन लेने के चांसेस होंगे, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। सो एक पर्टिकुलर कोई भी डिसीजन हो, वेदर इट इज रिलेटेड टू अ पैकेजिंग और इट इज रिलेटेड टू मार्केटिंग, इट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, इट इज रिलेटेड टू द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और द प्रोडक्ट्स, एनीथिंग, यू हैव सम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, ठीक है। तो क्या प्रोसेस है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में सबसे पहले आता है आपका रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नीड। आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि आपकी जरूरत क्या है, ठीक है, उस हिसाब से ही आप डिसीजन ले पाएंगे, राइट। उसके बाद आपको उसका इंफॉर्मेशन सर्च करना पड़ेगा कि उस डिसीजन के लिए आपको क्या इंफॉर्मेशन की जरूरत है। उसके बाद आप डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करेंगे, देन आप डिसीजन लेंगे और उसके बाद पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन करेंगे। दिस काइंड ऑफ फ्लो चार्ट इज प्रिवेलेंट या रेलेवेंट टू द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन परचेजिंग डिसीजन, ठीक है। हम एक ओवरऑल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पढ़ रहे हैं, जहां पर हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, आइडेंटिफाई द नीड फॉर डिसीजन। आइडेंटिफाई द नीड फॉर डिसीजन का मतलब क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट नीड्स टू बी सॉल्व्ड। ऐसा क्या प्रॉब्लम है जो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कुछ डिसीजन लेना पड़ रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि उसमें प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, तभी तो आप उसका डिसीजन ले पाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए, ठीक है, वो एक हेयर ऑयल की वो है प्रोडक्ट है, तो आपको उसके रिलेटेड डिसीजन लेना पड़ेगा। लेकिन आप क्या डिसीजन लेंगे, आपको पहले पता तो होना चाहिए कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, किस
रिलेटेड आपको डिसीजन लेना पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद आप क्या देखेंगे कि व्हाट इज द गोल यू प्लान टू अचीव बाय इम्प्लीमेंटिंग दिस डिसीजन। आपने जो डिसीजन लिया है, फॉर एग्जांपल इसकी जो पैकेजिंग है उसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो उसको उसका क्या गोल प्लान है, ठीक है। पैकेजिंग चेंज करने से क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्या सक्सेस हो सकता है टुवर्ड्स द कस्टमर्स, आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या सक्सेस हो सकता है इन टर्म्स ऑफ गुडविल, इन टर्म्स ऑफ सेल्स, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि नीड क्या है, ठीक है। These questions are all common goal setting techniques that will ultimately help you to come up with possible solutions. आपको ये सारे क्वेश्चंस के जब आप आंसर खुद ब खुद दे पाएंगे तो आपको डिफरेंट पॉसिबल सॉल्यूशंस मिल सक पाएंगे कि मुझे पैकेजिंग चेंज करना चाहिए भी या नहीं, ठीक है। तो आप उस पर डिसीजन ले लेना, तो आपको डिसीजन अचीव करने का, इम्प्लीमेंट करने का आपको एक गोल पता चल जाएगा थ्रू डिफरेंट पॉसिबल सॉल्यूशंस, ठीक है। नेक्स्ट इज गैदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। अब आपने सोच लिया है कि मैं पैकेजिंग चेंज करूंगा, ठीक है। आपने देख लिया है, आपने नीड को आइडेंटिफाई कर लिया है कि हाँ कस्टमर्स को पैकेजिंग पसंद नहीं आ रहा है, तो लेट्स चेंज द पैकेजिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप अब क्या, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आप रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आप गैदर करेंगे, ठीक है। दैट इज इन्फॉर्म्ड डिसीजन। इन्फॉर्म्ड डिसीजंस एंड अनइन्फॉर्म्ड डिसीजंस क्या होते हैं? इन्फॉर्म्ड डिसीजंस मतलब उसके पीछे एनालिटिक्स डिपेंड कर रहा है, उसके पीछे एनालिटिक्स है, ठीक है। So gathering information related to the decision being made is an important step to make an informed decision. आपने पैकेजिंग चेंज कर रहे हैं, तो आपके क्या कस्टमर्स इस पैकेजिंग चेंज करने से उनका कोई अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं, ठीक है। पैकेजिंग चेंज करने से आपके रेवेन्यूज और सेल्स में कोई इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं, आपको उस पर एक रेलेवेंट इंफॉर्मेशन लाना पड़ेगा विद दैट इज सपोर्टिंग विथ योर एनालिटिक्स, ठीक है। इसमें ठोस सबूत होने चाहिए, राइट। Effective decision making requires information from many different sources, that is doing market research, working with a consultant or talking with colleagues at different company who are relevant experience, ठीक है। आपको मार्केट रिसर्च करना चाहिए, आपको कंसल्टेंट से आपको पता करना चाहिए कि आपको जो प्रोडक्ट है उसकी पैकेजिंग जो मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, अब मैं ऐसा चेंज लाना चाह रहा हूँ, तो ऐसा चेंज लाने से कोई इम्पैक्ट पड़ेगा भी या नहीं कस्टमर्स पर, ये आप थ्रू मार्केट रिसर्च कर सकते हैं। मार्केट रिसर्च जैसे सैंपल मेथड जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, सैंपल मेथड की आपने कुछ लोगों को आपके चेंज प्रोडक्ट का आपने सैंपल दे दिया है, उनसे पूछा कि अब आपको अट्रैक्टिव लग रहा है कि नहीं हमारा प्रोडक्ट, अब आपको डिफरेंट लग रहा है कि नहीं, उनका क्या व्यू पॉइंट है टुवर्ड्स द न्यू प्रोडक्ट, न्यू पैकेजिंग, वो सारा इन्फॉर्म्ड डिसीजंस थ्रू मार्केट रिसर्च आप तक पहुंचाना चाहिए। दैट इज यू आर गैदरिंग रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, या फिर आप कोई कंसल्टेंट से बात कर रहे हैं, या फिर आप आपके कलीग्स ऑफ डिफरेंट कंपनी हु हैव रेलेवेंट एक्सपीरियंस उनसे बात कर रहे हैं। तो gathering of relevant information is the next step in the process of decision making. So gathering information helps to identify different solutions to the problem. आप जैसे information gather करेंगे, आपके problem के different solutions आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब जब आपको solutions मिल गए हैं, आपको alternatives मिल गए हैं, तो आप देखेंगे कि कौन सा alternative best है। अब ये best जो है वो subjective है। बेस्ट का मतलब आपके कंपनी के हिसाब से, आपके रेवेन्यू के हिसाब से आपको समझना पड़ेगा कि उसका टाइम, कॉस्ट, रिसोर्सेज यूज, ये सब कितना है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल है या नहीं। तो आप डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स को आप परखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे सबसे पहले, ठीक है। और स्टेक होल्डर्स जो है आपकी कंपनी में, उनका क्या विचार है थ्रू फॉर दिस ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, और उसके बाद आप उनमें से एक ऑल्टरनेटिव चूज करेंगे, ठीक है। आप सारे जो आपके इंफॉर्मेशन आए हैं और आपके जो स्टेक होल्डर्स ने डिसीजंस लिए हैं, उसको आप परखने के बाद यू विल चूज अमंग द ऑल्टरनेटिव्स। आप एक ऑल्टरनेटिव भी चूज कर सकते हैं, या फिर आप कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स भी चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक स्टेक होल्डर्स ने बोला कि आप पैकेजिंग ग्रीन कलर का कर दीजिए विद I don't know why this screen is not visible to all of you. दूसरे क्लास में तो विजिबल होता है, लेकिन अब शायद आपको विजिबल हो। फॉर एग्जांपल, किसी ने बोला इसका पैकेजिंग में ये ग्रीन कलर का होना चाहिए और यहाँ पर कंपनी का नेम और यहाँ पर लोगो, ठीक है। किसी और ने बोला कि ये
ऑरेंज कलर का पैकेजिंग होना चाहिए, यहाँ पर कंपनी का नेम और लोगो यहाँ पर। तो आपने क्या किया, आपने दोनों के ऑल्टरनेटिव्स को लिया, आपने रखा तो ग्रीन कलर का, आपने ऑरेंज नहीं रखा, ग्रीन कलर का ही रखा, लेकिन आपने इसका ये वाला पोर्शन ले लिया कि यहाँ पर नाम रखना चाहिए, यहाँ पर ऑल्टरनेटिव, यहाँ पर लोगो होना चाहिए। तो आपने क्या किया, बहुत सारे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के डिफरेंट जो सोल्यूशंस है उनका एमलगेमेशन कर लिया, उनके डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स को आपने परखा और डिफरेंट ऑल्टरनेटिव से ब्लेंड बनाया, ठीक है। आपने सबके पॉजिटिव्स लेकर आपने एक क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग किया एंड यू आर थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप है दैट स्टेप ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। आप इम्प्लीमेंट करेंगे, आपका जो फाइनल डिसीजन है कि ये जो मैंने प्रोडक्ट, अब मैंने जो पैकेजिंग सोचा है उसको मैं सच में प्रोड्यूस करूंगा, करवाऊंगा। अब पैकेजिंग डिपार्टमेंट को आपने ग्रीन सिग्नल दे दिया, ग्रीन लाइट दे दिया कि पुट द सॉल्यूशन इनटू द एक्शन, ठीक है। Put the plan into action, monitor progress to determine whether or not the decision was good or not. साथ ही साथ आपको मॉनिटर भी करना पड़ेगा प्रोग्रेस की, जो आपने डिसीजन लिया है, जो आपने ऑल्टरनेटिव में से जो बेस्ट सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू योर ऑर्गेनाइजेशन आपने सोचा है, दे आर सच में वो सही है या नहीं है। यू आर रेगुलरली मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस, ठीक है। नेक्स्ट इज रिव्यू डिसीजन एंड इट्स इम्पैक्ट। आपको जो आपके सक्सेस मैट्रिक्स है उसके थ्रू आप मॉनिटर करेंगे, आप रिव्यू करेंगे कि आपका जो डिसीजन है और उसका इम्पैक्ट सच में क्या पड़ा है। जो एक्चुअल प्रॉब्लम था, जो आपने स्टेप 1 में देखा था नीड रिकॉग्नाइजेशन में कि क्या नीड है, उसके हिसाब से क्या जो आपका सोल्यूशन है वो सही है कि नहीं। सो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है टुवर्ड्स द स्टेक होल्डर्स को बेनिफिट हुआ है कि नहीं, उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ा था, ये सब कुछ आप रिव्यू करेंगे। और अगर इसमें आपको लग रहा है कि ये सब नेगेटिव के टुवर्ड्स है तो आप अपने डिसीजन को फिर से चेंज करेंगे। और कैसे चेंज करेंगे, यू विल डू ऑल द स्टेप्स अगेन फ्रॉम स्टेप 1 टू स्टेप 6, ओके। So now, before moving to techniques of decision making, let me take your doubts till now if you have any. गुड मॉर्निंग एवरीवन। थोड़ा बिजी स्केड्यूल चल रहा है मेरा आजकल, तो इसलिए मैं भी नोट्स प्रोवाइड नहीं कर पा रही हूँ। एट द एंड ऑफ दिस वीक, मतलब नेक्स्ट वीक के एंड तक मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। इंटेलेक्चुअल मतलब इंटेलिजेंस, ठीक है, जहाँ पर आपकी स्ट्रैटेजी चल रही है, जहाँ आपकी बुद्धि चल रही है, जहाँ आपके IQ लेवल बहुत अच्छा है, दैट इज अ इंटेलेक्चुअल पर्सन, ओके। माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट मैंने यूनिट 2 में पढ़ाया है, यूनिट 1 में पढ़ाया है, फिर भी मैं और एक बार रिपीट कर रही हूँ। माइक्रो एनवायरनमेंट एक बिजनेस का वो होता है जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग हैं, जो एम्प्लॉइज है, दे आर कम अंडर द पर्व्यू ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट। और मैक्रो एनवायरनमेंट क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड में है, जो इन्वेस्टर्स हो गए आपके, या फिर कस्टमर्स हो गए आपके, या आपके क्रिएटर्स हो गए, these all are come under the purview of macro environment, ठीक है। So what is strengths, weakness, opportunities and threats? We will discuss this in अभी भी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद। Strategic planning does not lead you कि आप किस डायरेक्शन में जाएंगे, ये आप एज अ स्ट्रैटेजिक प्लानर आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्शन दे, विजन दे, ठीक है निशान। तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग टेल्स द लोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन और नॉट, ऐसा नहीं है। एक जो प्लानर है वो बताता है कि रिसोर्सेज को किस तरीके से अलोकेट करना है। दैट रिसोर्सेज मे बी योर मैन, ह्यूमन और फाइनेंशियल रिसोर्सेज और योर डिफरेंट काइंड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, या जो प्रोडक्शन में आप यूज करें, वो सारे रिसोर्स को किस तरीके से एलोकेट करना है, आपका विजन ऑर्गेनाइजेशन का क्या है उसके अकॉर्डिंग मैच करना है, वो आप एक डायरेक्शन देते हैं एज अ स्ट्रैटेजिक प्लानर, ठीक है। मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन कर रही हूँ सपना, कहीं पर अगर प्रॉब्लम है, कुछ किसी और चीज को हिंदी में करना है तो प्लीज राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स, ओके। एनवायरमेंट का हिंदी होता है वातावरण, ठीक है।
बोथ एनालिसिस क्रूशियल निशान, स्वॉट एंड पेस्टल दोनों ही बहुत है। स्वॉट बेसिकली आपके ऑर्गेनाइजेशन के इनसाइट्स को पता चलता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स क्या है, ठीक है। और पेस्टल एनालिसिस आपके बाहर के जो मैक्रो एनवायरनमेंट है उसका एनालिसिस है कि आपके पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस क्या है, या पॉलिटिक्स से आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, एनवायरनमेंट से क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, सोशल, इन सब से इकोनॉमिक, इन सारे जो एनालिसिस है दैट इज कम्स अंडर द पर्व्यू ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट, ठीक है। तो दोनों एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, अपने आप को देखना भी इंपॉर्टेंट है और आपके बाहर के कंप्यूटर्स को भी देखना इंपॉर्टेंट है, राइट। While all the scrutinization of various environmental impacts comes under the strategic planning, because strategic planning एक comprehensive और intellectual process है, ठीक है, जहां पर strategic planner अपने आप को एक अच्छे better position में डालना चाहते हैं, अपने revenues, अपने sales को increase करना चाहता है, तो उसके लिए आप it is very necessary to scrutinize your various environmental impacts। अब आप नहीं पता करेंगे कि आपके अंदर क्या strengths है, आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं एज कैरियर वाइज, तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे, राइट। वैसे ही सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर ऑर्गेनाइजेशन को पता नहीं होगा कि उनके ऑर्गेनाइजेशन का क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या थ्रेट्स है, या फिर उनके कंपटीटर्स क्या टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, या फिर जो कस्टमर्स है उनके नीड्स एंड प्रेफरेंसेस क्या है, अगर आप इन सबको स्क्रूटिनाइज नहीं करेंगे, इनको एनालाइज नहीं करेंगे, देन हाउ कैन यू कैन डू अ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। सो for making your organization in a better position, it is the responsibility of the strategic planner to scrutinize all the environmental impacts, okay। Strategic planning is done by the top management, okay। SWOT is strengths, weakness, opportunities and threats। नहीं, ओनली सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके यहाँ पर नहीं पूछे जाते हैं। ऑपरेशनल प्लानिंग एंड डिविजनल प्लानिंग इज डिफरेंट, इट इज नॉट सिमिलर। डिविजनल प्लानिंग इज बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, उसमें ऑपरेशनल प्लानिंग तो आता ही है, साथ में डिफरेंट प्लानिंग्स भी आते हैं। ऑपरेशनल प्लानिंग इज बेसिकली इज रिलेटेड टू द डे टू डे एक्टिविटीज, दैट इज ऑपरेशंस ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के ऑपरेशन से डे टू डे एक्टिविटीज है उससे रिलेटेड जो प्लानिंग है दैट इज ऑपरेशनल प्लानिंग, ओके। इज दैट क्लियर निशान? सेडिमेंटल पोर्टल में है टैक्टिकल ऑब्जेक्टिव्स, जो ऑब्जेक्टिव को आप सॉल्व, जो रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स है, जिस ऑब्जेक्टिव्स को आप फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं ये अगर अचानक से मैं एक स्टार्टअप हूँ, मैं एक न्यू एंटरप्रेन्योर हूँ और मैंने ये ऑब्जेक्टिव रख लिया है कि इन द नेक्स्ट ईयर मेरा जो सेल्स होना चाहिए वो 1000 करोड़ होना चाहिए, दैट इज नॉट अ टैक्टिकल ऑब्जेक्टिव्स, यू शुड हैव अ रियलेबल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। विजन ऑफ ऑपरेशनल प्लानिंग, विजन ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, विजन ये होना चाहिए, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का विजन है उसके साथ अलाइन होना चाहिए स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में, और ऑपरेशनल प्लानिंग का विजन होना चाहिए, जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का विजन है उसके साथ ऑपरेशनल प्लानिंग का अलाइनमेंट होना चाहिए, ठीक है। यस, ऑपरेशनल प्लानिंग कम्स अंडर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, ऑपरेशनल प्लानिंग नॉट लाइक दैट कि कम्स अंडर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। ऑपरेशनल प्लानिंग क्या है, एक छोटा हिस्सा है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का, कि आप जो भी ऑपरेशन प्लानिंग करेंगे वो आप ये सोच कर करेंगे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या है, ठीक है बेटा। आई एम अगेन एंड अगेन यू आर एक्सप्लेनिंग मुस्कान, दोनों डिफरेंट है बेटा, क्योंकि प्लानिंग और ऑपरेशनल, आप स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में आप होल सम कर रहे हैं, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का कर रहे हैं, और ऑपरेशनल प्लानिंग में आप पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का आप स्ट्रैटेजिक डे टू डे फंक्शनिंग का कर रहे हैं, ठीक है। यस, दोनों ही बिजनेस रन करने के लिए है, बट दोनों का अपना अपना स्पेसिफिक एरिया है, उस एरिया के अकॉर्डिंग वो कर रहे हैं। When environment is uncertain, alterations can be done. Yes, क्यों नहीं कर सकते, चेंजेस ला सकते हैं। जैसे अगर कोई, जैसे डिमोनेटाइजेशन हो गया था, तो पेटीएम ने भी उससे पहले एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग किया होगा कि हम ऐसे करेंगे इस फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन जैसे डिमोनेटाइजेशन हो गया उनको एक अच्छा आइडिया आ गया कि अब
ऐसे ऐसे करना चाहिए। अब QR कोड्स लगा देते हैं ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट शॉप्स में, तो क्या है कि लोग ऑनलाइन पेमेंट ही कर पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, अपने स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में कुछ डिफरेंस लाए, ऑल्ट्रेशन लाए। तो ऑल्ट्रेशंस आर ऑलवेज वेलकम इन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एज वेल एज इन ऑपरेशनल प्लानिंग। पॉइंट नंबर 5 इज सेम बेटा, कि पहले ऑल्टरनेटिव्स आप डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स को ले रहे हैं, उसमें से आप सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। Stakeholders जो उसका इंटरेस्ट है towards your organization, those people who have interest toward your organization are the stakeholders, ठीक है। अब हम बाकी जो भी है वो मैं इसमें नेक्स्ट उसमें करवा लूंगी, बाद में आपके डाउट्स ले लूंगी। इससे पहले मैं सिलेबस कंप्लीट कर लेती हूँ। अब जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको, ठीक है, दैट इज टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। इनको आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसे ही आप रीड करेंगे या फिर आप किसी स्टडी मटेरियल से पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। सेकेंडली, आपको इसके इन डेप्थ में नहीं जाना है, ध्यान से सुनिए, इसके इन डेप्थ में नहीं जाना है, क्योंकि इसके जो टेक्निक्स है, फॉर एग्जांपल ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग है, प्रोबेबिलिटी एनालिसिस है, ये बीकॉम ऑनर्स के 3rd या 4th सेमेस्टर के बिजनेस मैथमेटिक्स का एक पर्टिकुलर चैप्टर है, ठीक है। तो चैप्टर में समझिए कितना वास्ट चीजें हैं, तो आपको उस वे में सोचना ही नहीं है, आपको बेसिकली उतना सोचना है जितना मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो आपको इन डेप्थ नहीं जाना है। सेकेंडली, ये बार बार मैं रिपीट नहीं कर पा रही होंगी, तो इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत मन लगा के सुनिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड क्वालिटेटिव टेक्निक्स। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स क्या होता है, जो कि आपके मैथमेटिक्स से रिलेटेड होता है, जहां पर इक्वेशंस होते हैं, प्रोबेबिलिटी होती है, जहां पर कुछ एनालिटिकल्स होते हैं या फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होते हैं, दोज कम्स अंडर द परव्यू ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। और दूसरा टेक्निक क्या होता है, क्वालिटेटिव टेक्निक, जहां पर नॉर्मल प्रोसीजर्स होते हैं, जहां पर मैथ्स इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में सबसे पहले आता है हमारा लीनियर प्रोग्राम। लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है, एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, ठीक है, एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होता है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, शायद पेपर से आपको समझ में आ जाए, जैसे z इक्वल्स टू ax प्लस by, ठीक है। तो ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, राइट। आई होप दिस इज विजिबल टू यू। ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, जहां पर डिफरेंट वेरिएबल्स ऑफ प्रोग्राम प्रोडक्शन, वेरिएबल्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं, लैंड, लेबर, ठीक है। ये जो डिफरेंट वेरिएबल्स है प्रोडक्शन के या फिर जो रॉ मटेरियल्स है, ये जो वेरिएबल्स है उनका एक लीनियर रिलेशन है। लीनियर रिलेशन किसको कहते हैं, लीनियर रिलेशन उन चीजों को कहते हैं जिनका पावर टू द पावर 1 है, ठीक है। जैसे y कंपोनेंट का y कोफिशिएंट का पावर 1 है, x कोफिशिएंट का पावर भी 1 है। तो वो इक्वेशन जहां जिसके पावर 1 होता है, जहां पर टू द पावर 2 नहीं होता है, 3 नहीं होता है, उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग एक ऐसा मैथमेटिकल इक्वेशन है जहां पर वेरिएबल्स ऑफ प्रोडक्शन को एक लीनियर रिलेशन में डाला जाता है, ठीक है। अब ये लीनियर रिलेशन में कैसे डाला जाता है, क्यों डाला जाता है, दैट इज नॉट अंडर योर सिलेबस। आपको बस ये समझना है कि लीनियर प्रोग्रामिंग एक क्वांटिटेटिव टेक्निक है डिसीजन मेकिंग का, जहां पर जो वेरिएबल्स ऑफ प्रोडक्शन है, यू हैव टू मेंशन दिस वर्ड, द वेरिएबल्स ऑफ प्रोडक्शन हैज अ लीनियर रिलेशन, ठीक है। जहां पर मैनेजर जो है वो जो स्कैर्स रिसोर्सेज होते हैं, स्कैर्स मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, फॉर एग्जांपल जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज है, कोल है, आपके पेट्रोलियम है, ये दीज और आर द नेचुरल रिसोर्सेज। ये स्कैर्स भी है और लिमिटेड भी है, मतलब खत्म हो सकते हैं, डिप्लीट भी हो सकते हैं, और साथ में साथ लिमिटेड भी है, और साथ ही साथ डिफरेंट कंपटीटर्स है जो उनको यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है एज अ मैनेजर, आपको एक लीनियर रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं, एक मैथमेटिकल इक्वेशन क्रिएट कर रहे हैं दैट अस्यूम्स दैट वेरिएबल्स ऑफ प्रोडक्शंस आर लीनियर रिलेशन, ठीक है। लीनियर क्या होता है, जिसकी पावर टू द पावर 1 होती है, जहां पावर 2 नहीं होती है। और आप क्या कर रहे हैं, जो आपके स्केर्स और लिमिटेड रिसोर्सेज है
उसको आप ऐसे तरीके से आप मैथमेटिकल इक्वेशन बना रहे हैं जिससे आपका जो बेनिफिट है वो मैक्सिमाइज हो और जो आपकी कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो, ताकि आपकी वेस्टेज और इनएफिशिएंसी ना हो। ठीक है, मैं फिर से बता रही हूँ, आप अपने रिसोर्सेस को इस तरीके से लीनियर रिलेशन में डालते हैं, आप अपने वेरिएबल्स ऑफ प्रोडक्शन को, रिसोर्सेस को इस तरीके से एक लीनियर इक्वेशन में डालते हैं जिससे आपका जो बेनिफिट है थ्रू दोज रिसोर्सेस वो मैक्सिमम हो, आपके प्रॉफिट्स जो है वो मैक्सिमम हो और आपका जो कॉस्ट हो वो मिनिमाइज हो, ताकि वेस्टेजेस और इनएफिशिएंसी कम हो। ठीक है, इज दैट क्लियर? ठीक है, आपको बस इतना ही लिखना है, आप किस तरीके से लीनियर इक्वेशन क्रिएट करते हैं, क्यों करते हैं, क्या होता है, दिस इज नॉट इन योर सिलेबस। ठीक है, आपको बस इतना समझना है कि क्या है लीनियर प्रोग्रामिंग, मैथमेटिकल इक्वेशन है जहां पर वेरिएबल्स ऑफ प्रोडक्शन का एक लीनियर रिलेशन होता है जो कि एलोकेट करते हैं स्कैर्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज को, ताकि आपकी जो बेनिफिट्स है, प्रॉफिट्स है वो मैक्सिमाइज हो और आपकी कॉस्ट जो हो वो मिनिमाइज हो, ताकि आपकी इनएफिशिएंसी और वेस्टेजेस कम हो। ठीक है, आप इस इक्वेशन के थ्रू एक ऑप्टिमल प्रोडक्ट मिक्स बनाते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कितना डालने पर, कितने रिसोर्सेज कितना डालने पर आपको क्या आउटपुट मिल सकता है। आप ये सोचते हैं, एनालाइज करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं थ्रू मैथमेटिकल इक्वेशंस। ओके, the equation defines linear relationship among the variables which are constrained by limited resources while utilizing the scarce resources to the maximum potential. Through this linear equation आप क्या कर रहे हैं, आप limited resources को इस तरीके से आप तोल-मोल कर रहे हैं जिससे कि आपके जो scarce resources है वो maximum potential दे। ठीक है, ये कैसे करते हैं ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो उस पर आप ना जाइए तो ही बेटर होगा। ये क्या होता है, इसमें अगर कोई आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, ये जो मैंने आपको 4-5 सेंटेंसेस बताए हैं उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आस्क इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, लेट मी टेक द डाउट्स। पहले मैं डाउट्स लूंगी, उसके बाद मैं आगे मूव करूंगी क्योंकि दीज आर द क्रूशियल टॉपिक्स। ठीक है, वेलकम खुशबू। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स है बेसिकली फॉर लीनियर प्रोग्रामिंग, उससे प्लीज मुझे जल्दी से जल्दी मुझे डाउट पूछिए क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। Yes, government organization also have top and top middle level and lower level of management. सारे ऑर्गेनाइजेशन के पास टॉप मिडिल एंड लोअर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। Quantitative techniques is based on actual data. Yes, it is based on actual data. Prediction करते हो through mathematics, through equations. ठीक है, so that is based on data. It is analytical. Okay, next time when I will write on the board, I will stop sharing the screen. Okay, good. I will make sure that. मैंने कोई ग्रुप नहीं बनाया है। थ्रेट्स मतलब आपको किससे प्रॉब्लम हो सकती है, आपके कंप्यूटर्स कौन है या जिस चीज से आपके प्रोडक्ट को नुकसान पहुंच सकता है, दैट इज थ्रेट। ओके, मेरी नोट से प्रिपेयर कीजिए जतिन। ठीक है, इस बार के स्टडी मटेरियल है उससे प्रिपेयर करिए। एग्जाम अभी मार्च के मिड में होगा, उसके लिए घबराइए मत। ठीक है, अभी 1.5 months है, सिर्फ अभी हम मिड सिलेबस में पहुंचे, बाकी उसमें भी मिड सिलेबस में पहुंचे। ओपन बुक एग्जाम ही होगा। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग, आप डिसीजन जो ले रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो प्रॉपर प्रोसेस में डाल रहे हैं, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग। ओके, सो नाउ लेट्स टेक द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो मैं एकदम लास्ट यूनिट 5 कंप्लीट होने के बाद ही बताऊंगी। ठीक है, yes, if you are facing any problem you can please always, I am welcoming you for doubts through this Teams app के थ्रू आप कर सकते हैं। allocated scarce, allocated मतलब okay, we have only 5 minutes, अभी 5 मिनट का वो आ जाता है। ठीक है, फिर से मैं आपको समझा दे रही हूँ, वेट अ मिनट।
स्कैर्स मतलब होता है जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, जो कि डिप्लीट हो सकता है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जो आप फॉर एग्जांपल आप बना रहे हैं शुगर, ठीक है, तो आप शुगर केन ला रहे हैं फार्मर से, तो आप कितने टन्स ला रहे हैं शुगर, फॉर एग्जांपल 500 टन्स एक फार्मर से, 5000 टन्स, लेकिन आप उससे ज्यादा प्रोडक्शन तो नहीं करवा सकते ना फार्मर से। एक खेती में वो जितना प्रोड्यूस कर सकते हैं उतना ही आप ले सकते हैं। आपने जिन जिन रॉ मटेरियल्स से आप जहां से प्रोक्योर कर रहे हैं, आपने जहां जहां उनको बोल के रखा है वहीं से ले सकते हैं। अचानक से आप अपने प्रोक्योरमेंट लोग तो बढ़ा नहीं सकते, तो इसका मतलब क्या है, आपके जो रिसोर्सेस है वो लिमिटेड है, ठीक है। आप किसी लोगों से ही आप अपने रिसोर्सेज को प्रोक्योर कर सकते हैं। आपके जो रिसोर्सेज है वो स्कैर्स है, लिमिटेड है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन के थ्रू आप डिसीजन मेकिंग लेते हैं, आप मैथमेटिकल इक्वेशन के थ्रू डिसीजन मेकिंग लेते हैं, एंड अज्यूम्स दैट जो प्रोडक्शन के वेरिएबल्स है वो लीनियर रिलेशन में हो, जिससे आपकी जो बेनिफिट है वो मैक्सिमाइज हो और प्रॉफिट जो है वो मिनिमाइज हो, ठीक है। नेक्स्ट वी विल कम टू द प्रोबेबिलिटी एनालिसिस। प्रोबेबिलिटी एनालिसिस नाम से ही आपको पता है प्रोबेबिलिटी, हम प्रोबेबिलिटी के थ्रू हम देखते हैं कि ये जो हमने रिलेशन लिया है उसका अकरेंस क्या होगा। फ्रॉम 0 to 1 वी विल सी कि ये जो अकरेंस है वो आने के चांसेस 0 है या कम है। जैसे हम एक डाइस रोल करते हैं तो हम 6 आने के चांसेस क्या है, 1/6, क्योंकि फेवरेबल क्या है 6, ओनली 1, एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है 1 2 3 4 5 6 इन अ डाइस, तो है 6। तो ये मैथमेटिकल इक्वेशन है, आपको मैथमेटिक्स में जाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये समझना है कि प्रोबेबिलिटी एनालिसिस एक टेक्निक होता है, एक क्वांटिटेटिव टेक्निक होता है ऑफ डिसीजन मेकिंग, जहां पर आप प्रोस्पेक्टिव जो आपकी इवेंट्स है उसको आप वेट करते हैं कि वो कितने उनकी लाइक्लीहुड क्या है, वो कितने देर बाद उनकी अकरेंस होगी, उनकी स्टेक वैल्यू क्या है, उसके साथ आप उसको देन मल्टीप्लाई करते हैं टू गेट द बेनिफिट ऑफ द डिसीजन। सिंपल है, सिर्फ आपको ये समझना है कि प्रोबेबिलिटी एनालिसिस में क्या है, आप अपने जो इवेंट है जो आप डिसीजन ले रहे हैं उसकी आप लाइक्लीहुड, आप उसके अकरेंस को वे कर रहे हैं, ठीक है। आपको बस इतना ही समझना है, इसके आगे आपको नहीं समझना है, आपको इसके मैथ्स में, इसके क्वांट में नहीं घुसना है, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़कर आ चुके हैं। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है, ये टेक्निक है कि जो आपने डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स चूज किए हैं, जैसे मैंने पैकेजिंग के लिए डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स चूज किए, तो किसका कॉस्ट मिनिमाइज है, किसका कॉस्ट कम है और कौन कितना बेनिफिट दे रहा है, इनके बीच में मैं एक एनालिसिस करती हूँ, ठीक है। सो in terms of cost and benefits, so that an alternative where benefit is maximum against cost involved may be selected. मैं डिफरेंट जो मेरे डिसीजंस मैंने लिए थे, डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स, उसमें मैं देखूंगी किसका कॉस्ट सबसे ज्यादा कम है और बेनिफिट सबसे ज्यादा है, वही ऑल्टरनेटिव मैं चूज करूंगी एज अ डिसीजन मेकर। इज दैट क्लियर? Cost models may be developed to show cost estimates for each alternative and benefit model to show the relationship between each alternative and its effectiveness. कॉस्ट मॉडल किसको कहते हैं, जहां पर कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस किया जाता है, उसको डेवलप कर दिया जाता है थ्रू क्वांट्स, एंड हम एस्टिमेट करते हैं कि इसका क्या कॉस्ट हो सकता है एंड उससे क्या बेनिफिट मिल सकता है, और उसके बिटवीन के रिलेशन को हम जज करते हैं एंड वी चूज द बेस्ट आउट ऑफ दोस ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है। सिंपल है, कॉस्ट और बेनिफिट को देखेंगे और जो सबसे अच्छा है उसको हम चूज करेंगे। दिस इज दैट सिंपल, आपको इसको सिंपल वे में समझना है। नेक्स्ट इज कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग क्या है, जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन को किसी चीज को, आप प्रोडक्ट आप डेवलप कर रहे हैं, प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, या फिर आपको डाइवर्सिफिकेशन करना है, कुछ भी करना है, उसके लिए आपको मनी चाहिए, मनी, एग्जैक्टली मनी, फाइनेंस। तो फाइनेंस के लिए आपको कितना आपका कैश फ्लो आ रहा है, कितना आपके कैश फ्लो इनफ्लो हो रहा है, उसके बाद सबसे पहले आप इनिशियल कैश फ्लो आपका क्या था, सब्सिक्वेंट कैश फ्लो मतलब उसके बाद आपके कैश फ्लोस कितने थे, उसके बाद लास्ट में आपका कैश फ्लो क्या है, आपका पे बैक टाइम पीरियड क्या है। पे बैक टाइम पीरियड क्या होता है, बेसिकली जैसे आपने लोन लिया, ठीक है, आपने फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया 1 करोड़ का, तो आपको वो लोन कितने साल बाद चुकता करना है, कितने सालों के अंदर चुकता करना है, दैट इज अ पे बैक टाइम पीरियड, ठीक है। तो कैपिटल बजटिंग एक प्रोसेस है, आपको बस ये समझना, एक डिसीजन मेकिंग टूल है, एक प्रोसेस है, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, ताकि आप जो आपके इन्वेस्टमेंट प्रोपोजिशंस है, कहां पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, उसको आप जज करते हैं। कैसे
आप देखते हैं आपकी इनिशियल कैश फ्लो क्या है, सब्सिक्वेंट कैश फ्लो क्या है, टर्मिनल कैश फ्लो क्या है, पे बैक टाइम पीरियड क्या है, इन सबको आप देखकर एक कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेते हैं, ठीक है। क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट आप कहीं पर कर देंगे दैट इज लॉन्ग टर्म एंड इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मतलब आपने एक जगह पर कहीं पर पैसे डाल दिए तो वहां से आप निकाल नहीं सकते, या फिर आपने किसी एक पैकेजिंग को आपने अप्रूव कर दिया है और उसका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, देन आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। सो इसमें बहुत ज्यादा कैश आउटफ्लो इन्वॉल्व होता है, तो कैपिटल बजटिंग टूल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल फॉर डिसीजन मेकिंग, ठीक है। बस आपको इतना ही समझना है कैपिटल बजटिंग क्या होता है। दिस ऑल विल बिकम इन द थर्ड सेमेस्टर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जब आप पढ़ेंगे आपको सब समझ में आएगा उस टाइम। अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, आपको बस इतना ही समझना है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होता है और कैपिटल बजटिंग क्या होता है, बस दैट्स इट। नेक्स्ट इज रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस क्या है, जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स है, लायबिलिटीज है, उससे आप एसेट लायबिलिटी रेशियो देख रहे हैं, आपके ऑपरेशनल एफिशिएंसी क्या है, लिक्विडिटी क्या है, उसके हिसाब से मतलब आपके क्विक एसेट्स क्या है, आपके लायबिलिटीज क्या है, उससे आप लिक्विडिटी रेशियो देख रहे हैं। वैसे ही एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस आप डिफरेंट रेशियोज के थ्रू आप डिसीजंस ले रहे हैं, सो दैट इज रेशियो एनालिसिस। आप क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के थ्रू, आप मैथमेटिक्स के थ्रू आप डिसीजन मेकिंग ले रहे हैं थ्रू द रेशियो एनालिसिस। दैट्स इट, दैट्स सिंपल, ओके। नेक्स्ट इज सिमुलेशन टेक्निक। सिमुलेशन टेक्निक क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब पीएचडी भी करेंगे तब भी आपको ये सिमुलेशन टेक्निक हमेशा आएगा, हमेशा आपको पूछा जाता है इन इंटरव्यूज एंड ऑल। सिमुलेशन वर्ड क्या होता है, किसी एक चीज को, किसी एक बड़े चीज को मैं अपने फैक्टर प्रेमाइसिस में या कहीं पर जाकर छोटा सा बनाकर उसके बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन को जज करूंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक ट्रक बनाना है, ठीक है, मेरा ऑर्गेनाइजेशन ट्रक बनाता है, अब मैंने एंटरप्रेन्योर मैंने स्टार्ट किया है, तो अब मैं सिमुलेशन टेक्निक से मैं डिसीजन मेकिंग करूंगी। कैसे, मैंने एक ट्रक का एक छोटा मॉडल बना लिया है और छोटे मॉडल से मैंने देखा तो उसमें कितना कॉस्ट इन्वॉल्व हो रहा है, उससे मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगी, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स लग रहा है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बाकी सारे कंपोनेंट्स के साथ उसका क्या रिलेशनशिप है, उसकी एफिशिएंसी क्या है, ये सब मैं थ्रू सिमुलेशन टेक्निक्स के थ्रू करती हूँ। तो मैनेजमेंट कैन सिमुलेट कॉम्प्लेक्स सिचुएशन ऑफ मशीन्स और इक्विपमेंट्स इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन को सिमुलेट करने के लिए हम एक सिमुलेशन टेक्निक यूज करते हैं, जो हमारे जो बड़े बड़े मशीन है, इक्विपमेंट्स है, उनको हम छोटे वे में देखते हैं कि उसका कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है, उसकी प्रोसेस क्या, प्रोसेस बिल्डिंग, टेस्टिंग, ऑपरेशनिंग मॉडल्स in real world problems through the use of mathematical relationships that exist among the critical factors. Mathematical relations के थ्रू हम देखते हैं कि वो जो बड़ा सा मशीन है, बड़े से प्रोडक्ट है, उसका हम छोटा मॉडल क्रिएट करके हम उसकी टेस्टिंग, बिल्डिंग, ऑपरेटिंग मॉडल्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो एग्जांपल क्या है, टेक्नीशियन मैनिपुलेटिंग द स्पीड ऑफ machine to determine the point at which it would begin to jam, heat or break or heat up. एक मशीन को टेक्नीशियन देखता है, उसको मैनिपुलेट करता है ताकि वो देखना चाहता है कि वो कब खराब हो सकता है, कब ज्यादा हीट अप हो सकता है, ये सब देखते हैं थ्रू सिमुलेशन टेक्निक्स, ओके। देन है क्विंग थ्योरी, दैट इज द लास्ट फॉर द क्वांटिटेटिव टेक्निक ऑफ डिसीजन मेकिंग। क्विंग थ्योरी क्या है, इसको भी आपको इन लार्ज समझना नहीं है, आपको बस ये समझना है कि इससे आपकी इन्वेंट्री लेवल समझ में आना चाहिए। इन्वेंट्री क्या होता है, स्टॉक्स। स्टॉक्स क्या होते हैं, आपके जो गुड्स हैं जो कि आप बना रहे हैं, फिनिश गुड्स है, इन्वेंट्री, उसको आप देखते हैं कि थ्रू आपकी इन्वेंट्री आपके वेयर हाउस में कितनी है, कितनी खराब हो चुकी है, कितनी की डिमांड है, कितनी सप्लाई है, ये सब आप कैलकुलेट करते हैं थ्रू मैथमेटिक्स एंड व्हिच इज कॉल्ड एज क्यूइंग थ्योरी. It is a technique of decision making using simple formula and equations to determine inventory levels and minimize the holding and ordering cost. Holding and ordering cost क्या होता है? Holding cost एक इन्वेंट्री को अपने वेयर हाउस में कितने दिनों तक रख रहे हैं, उसमें भी एक कॉस्ट इन्वॉल्व है, क्योंकि वेयर हाउस में रखने का भी एक कॉस्ट है, ठीक है. वेयर हाउस यूज कर रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, उसमें आइस यूज कर रहे हैं, उसका एक कॉस्ट है, तो दैट इज होल्डिंग कॉस्ट. एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है? उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम वेयर हाउस टू कस्टमर, दैट इज योर ऑर्डरिंग कॉस्ट. उसको भी कैलकुलेट करते हैं थ्रू दिस फॉर्मूलाज, ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज, ठीक है.
It is used to minimize the cost of warehousing as well as cost of perish associated with the holding inventory and stocks in excess of need. पेरिश क्या होता है? अगर जो कॉस्ट ऑफ पेरिश मतलब खराब, कॉस्ट इन खराब होना, ठीक है? कोई एक प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल एप्पल्स, वो आप वेयर हाउस में रख रहे हैं विद कोल्ड आइस और फिर आपको पता है आफ्टर 10 डेज वो खराब हो जाएगा, तो दैट इज अगर खराब हो जाए तो वो कॉस्ट ऑफ पेरिश है। तो आपकी होल्डिंग कॉस्ट क्या है, पेरिशिंग कॉस्ट क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, वेयर हाउस की कॉस्ट क्या है, दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन द क्यूरिंग थ्योरी, ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. लेट मी टेक द डाउट्स इफ यू हैव एनी. क्वालिटेटिव टेक्निक्स हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और क्वालिटेटिव टेक्निक्स थोड़े डिफरेंट वे में मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी, तो प्लीज एकदम स्टार्टिंग में ही क्लास में आ जाइएगा, ठीक है? दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. रिकॉग्नाइजेशन मतलब पहचानना, ठीक है? Yes, good one. It is true. Effective techniques are for the vision of effective production as well as effective management of the organization. ठीक है? आप प्रोबेबिलिटी देखते हैं कि एक इवेंट के अकरेंस के चांसेस क्या है थ्रू प्रोबेबिलिटी एनालिसिस. नोट्स मिल जाएंगे आपको. वो 5th पॉइंट नहीं था, सॉरी खुशबू, उसमें मैंने नंबरिंग में कुछ प्रॉब्लम कर दिया था. 4th के बाद वो 5th ही है, 5th एंड 6th. 7th पॉइंट नहीं है, वो थोड़ा नंबरिंग में प्रॉब्लम हो गया. यस यस यस, ट्रू. सुशील, दैट्स ट्रू. पॉलिटिकल कैसे इम्पैक्ट होता है, जैसे पेस्टल एनालिसिस में फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ेंगे, क्वालिटेटिव टेक्निक्स में पढ़ेंगे, फिर भी मैं बता दे रही हूँ. जैसे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, फॉर एग्जाम्पल डिमोनेटाइजेशन हो गया, अचानक से डिमोनेटाइजेशन हो गया. इससे क्या हुआ कि जो नोट्स थे वो सब खराब हो गए, 500,000 के नोट्स, और न्यू नोट्स आ गए. तो एक हड़बड़ी मच गई. इसके वजह से बहुत सारे लोगों को डिमांड्स बढ़ गए हैं फॉर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, जहां पर ये भारत पे, पेटीएम, इन्होंने अपनी अपॉर्चुनिटीज देख ली, ठीक है? तो through these analysis, through political analysis और economical analysis, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छे बेटर पोजीशन में रख सकते हैं, ठीक है? तो पेस्टल एनालिसिस से किसी के लिए थ्रेट भी हो सकता है, किसी के लिए अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, ठीक है? इज दैट क्लियर रोहित राज सिंह? आई थिंक दैट विल बी क्लियर. अलोकेटेड मतलब किसको कितना दिया जा सकता है. यस, प्रोबेबिलिटी अगर ऑर्गेनाइजेशन अजम्पशन में चलेगी तो रिस्क है, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन अजम्पशन में नहीं चलती है. इसमें बहुत सारे फैक्टर्स देखे जाते हैं, उनमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. बस आपको समझना है प्रोबेबिलिटी एनालिसिस बेसिकली होता क्या है. प्रोबेबिलिटी के थ्रू एनालिसिस करते हैं जिसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होता है, जहां पर 0 मतलब अकरेंस होगा या नहीं, 1 मतलब अकरेंस हो रहा है कि नहीं. तो बस फेवरेबल अनफेवरेबल ये देखना है थ्रू प्रोबेबिलिटी एनालिसिस. इसके अलावा आपको डिटेल में नहीं जाना है. लेकिन हाँ, ऑर्गेनाइजेशन अपने असम्पशन के अकॉर्डिंग नहीं करता है, तो अगर करेगा तो ऑब्वियसली रिस्क है. इसमें डिफरेंट फैक्टर्स देखे जाते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस देखे जाते हैं, स्टेक होल्डर्स के व्यूज देखे जाते हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर्स देखे जाते हैं, बहुत चीजें देखे जाते हैं. उसके अकॉर्डिंग ही प्रोबेबिलिटी एनालिसिस किया जाता है, ठीक है? हाँ, टीएन छापरा, यू कैन रेफर. एक ही क्वेश्चन को बार बार लिखा जा रहा है. निखिल, व्हाट इज दिस? कॉस्ट मॉडल मतलब कॉस्ट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन. जो आप कर्व्स बनाते हैं इकोनॉमिक्स में, टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, वो सारी कॉस्ट मॉडल के अंडर आता है, ठीक है? कैपिटल बजटिंग, आपके इनफ्लोज आउटफ्लोज को आप जज करते हैं, उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है? हिंदी में मीनिंग ऑफ सिमुलेशन. सिमुलेशन का हिंदी कि आप किसी चीज को हूबहू छोटे मात्रा में करने की कोशिश करते हैं अपने प्रेमाइसेस में, ठीक है? ठीक है, आई थिंक सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. और कोई अगर डाउट होगा तो प्लीज मुझे चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं 10 मिनट्स आगे हो गई हूँ. 1 आवर में ही रैप अप करना भी हो गया है, ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. नेक्स्ट क्लास में मैं प्लीज काइंडली आप एकदम टाइम पर ज्वाइन कर लीजिए सब, क्योंकि जो क्वालिटेटिव टेक्निक्स होगा वो थोड़ा डिफरेंट वे में पढ़ाऊंगी, तो उसके लिए मुझे 5-10 मिनट्स एक्स्ट्रा लगेंगे, तो इसीलिए प्लीज